हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय 9 परिमेय संख्याएं, इसके सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान, बेसिक्स जानकारी आज हम सीखेंगे। परिमेय संख्याओं के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस अध्याय की शुरुआत करने से पूर्व मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिससे आपको समय समय पर हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे और आप अपनी पढ़ाई को निर्बाध रूप से, सुचारू रूप से जारी रख सके। तो देखिए बच्चों, आज हम नए अध्याय की शुरुआत इस नए वीडियो में कर रहे हैं। अध्याय 9 परिमेय संख्याएं। देखो बच्चों, पिछली कक्षा में आपको बता दिया गया है और फिर हम उसका रिवीजन कर रहे हैं, दोहरान कर रहे हैं। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याओं के बारे में देखो, परिमेय संख्याओं तक पहुंचने के लिए सबसे पहले संख्या पद्धति का ज्ञान होना चाहिए। परिमेय संख्याओं तक पहुंचने के लिए बच्चों सबसे पहले हम इनके पहले ये सामान्य जानकारी हम हासिल करेंगे। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और भिन्न, इनकी जानकारी हम हासिल करेंगे, तब जाके हम परिमेय संख्याओं के बारे में अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखो बच्चों, प्राकृत संख्याएं, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृत, प्राकृतिक, स्वाभाविक। ठीक है, कहां से इसकी मीनिंग शुरू होती है? एन से। तो प्राकृत संख्या को एन से नोट किया जाता है। प्राकृत संख्या को किससे नोट किया जाता है? एन से। अभी होती क्या प्राकृत संख्या? बच्चों, आज कोई भी गिनने योग्य संख्या, कोई भी गिनने योग्य वस्तु जिनको गिनते हैं वो एक से शुरू होती है। कहां से गिनती शुरू होती है? एक से लेके अनंत तक, जिसका अंत नहीं होता है। तो एक से शुरू होकर गिनने योग्य संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। 1 2 3 4 5 ये सभी धनात्मक होती है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? जो गिनने योग्य संख्या होती है, हम जिनको गिन सकते हैं, लेकिन तो धनात्मक हो तो 1 2 3 4 5 ये सभी क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। अब आपको समझ आ गया प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम। पूर्ण संख्याएं, देखो बच्चों, ये 1 से लेके 5 तक संख्या है और यहाँ भी 1 से लेके 5 तक संख्या है। हमने इसमें क्या शामिल कर लिया? 0। इन संख्याओं में हमने क्या शामिल कर लिया? शून्य। इसका मतलब ये हुआ, प्राकृत संख्याओं में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्याएं हमको प्राप्त होती है। यानी ये सभी पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5, 1 से लेके गिनने योग्य संख्या जो होती है, शुरू होती है, वो तो प्राकृत संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो गई। इन प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो ये बन जाती है सभी पूर्ण संख्याएं, यानी इनमें सभी संख्याएं आ गई। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। प्राकृत संख्या को n से नोट करते हैं, नेचुरल नंबर्स, और पूर्ण संख्याएं इनको W से नोट किया जाता है, होल नंबर्स। WHOLE, होल, NUMBRS, नंबर्स। होल नंबर्स मींस पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या किससे बनती है? प्राकृत संख्याओं से बनती है। अब देखो पूर्णांक संख्याएं, बच्चों क्या होता है? इन प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या के अलावा कुछ संख्या क्या होती है? ऋणात्मक भी होती है। तो देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहां से ये हमारी क्या थी? देखो, ये प्राकृत संख्या थी। प्राकृत संख्या में हमने शून्य शामिल किया तो बन जाती है पूर्ण संख्या। अब देखो 0 से ये क्या हमारी, यहाँ से इधर वाली, ये है पूर्ण संख्या। इनमें हमने क्या शामिल कर लिया? ये हमने शामिल कर लिया ऋणात्मक संख्या। तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल कर ली जाती है
तो ऋणात्मक भी होती है, शून्य भी होती है, धनात्मक भी है। इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, बीच में शून्य। तो जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या शामिल कर ली जाती है तो ये कहलाती है पूर्णांक संख्या। अर्थात पूर्णांक धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी एक पूर्णांक ही है। अब देखो बच्चों, इसके बाद में हमें क्या पड़ता है, हमने भिन्न संख्या के बारे में सीखा था। कुछ संख्या बटा की होती है, जैसे अंश व हर, 1/2, 3/4, 5/6। ये 1, 3, 5 ये ऊपर की संख्या कहलाती है अंश, ये 2, 4, 6 नीचे की संख्या कहलाती है हर। ये भिन्न संख्या है। अब चूंकि बच्चों भिन्न संख्या सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। भिन्न संख्याएं सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। अब मान लो लिखेंगे कि ये 1/2, इसको लिखेंगे -1/2, 3/4 को लिखेंगे -3/4, 5/6 को लिखेंगे -6/6। तो ये भिन्न नहीं है तो बटा में देखो ये अंश, ये हर, ये अंश, ये हर। लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी धनात्मक है। तो भिन्न हमेशा क्या होती है, धनात्मक। कभी कभी ये बटा की संख्या जो भिन्न होती है ऋणात्मक होती है। यही हमको आवश्यकता पड़ जाती है, यही हमको आवश्यकता पड़ जाती है परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि कुछ संख्याएं जो भिन्न होती है वो क्या होती है, बटा में होती है अंश और हर। उनमें से कोई संख्या माइनस की होती है, ऋणात्मक होती है, तो उनको फिर हम भिन्न नहीं बोलते। भिन्न संख्या हमेशा क्या होती है, अंश व हर के रूप में लिख सकते हैं। मान लो कोई संख्या हमारे पास है 6, इस 6 को लिख सकते हैं 6/1। तो ये क्या हमारे पास में अंश और ये हर। तो भिन्न संख्या धनात्मक होती है, लेकिन भिन्न संख्या में क्या कभी कभी कोई चीज माइनस का आ जाता है ऊपर या नीचे, तो फिर हम उसको भिन्न नहीं बोलते, वो परिमेय संख्या बन जाती है। तो बेटा इसका क्या परिणाम हुआ, सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि जो धनात्मक है वो भिन्न है, ध्यान देना। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं, ध्यान देना, हाँ सभी भिन्न क्या होती है, वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन सभी परिमेय संख्या क्या होती है, वो भिन्न नहीं होती। जैसे मान लो परिमेय संख्या हमारे पास में है 1/2, परिमेय संख्या -1/2, ऐसा समझ में। तो इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या तो भिन्न है और ये परिमेय संख्या भिन्न नहीं है। कहने का मतलब क्या होता है, भिन्न संख्या धनात्मक होती है। अब यहाँ जरूरत पड़ेगी हमको, आवश्यकता पड़ेगी, परिमेय संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ गई। जैसे मान लो किसी स्थान के दाईं ओर की दूरी को 3 किलोमीटर लिखेंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास एक स्थान है, ठीक है, इसकी ये दाईं ओर, ये बाईं ओर। इस दाईं ओर की दूरी है 3 किलोमीटर और बाईं ओर की दूरी है, तो किसी स्थान के दाईं ओर की दूरी क्या है, 3 किलोमीटर, ये प्लस की है। तो इसी स्थान के बाईं ओर की दूरी क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये -3 किलोमीटर। इधर वाली धनात्मक है तो इधर वाली क्या होगी, ऋणात्मक। ये विपरीत होती है। तो कुछ विपरीत संख्याओं की हमको आवश्यकता पड़ती है, मतलब प्लस और माइनस की। तो किसी स्थान के दाईं ओर की दूरी को यदि +3 किलोमीटर दिखाएंगे तो बाईं ओर की दूरी को क्या दिखाएंगे, -3 किलोमीटर। यदि ₹150 का लाभ हो तो उसको प्लस का 150 दिखाएंगे, ₹150 की हानि हो तो उसको माइनस का 150 लिखेंगे। अर्थात लाभ को धनात्मक और हानि को ऋणात्मक दर्शाया जाता है। अब देखो समुद्र तल से 850 मीटर की ऊंचाई को क्या दिखाएंगे, धनात्मक 850। तो समुद्र तल से गहराई 850 नीचे की तरफ, मान लो ये समुद्र का तल है, तो ऊपर की तरफ दिखाएंगे प्लस और नीचे की संख्या को दिखाएंगे माइनस, गहराई को। ये ऊंचाई है, ये गहराई है। तो समुद्र तल से 850 मीटर ऊंचाई को प्लस में दिखाएंगे और समुद्र तल से गहराई को ऋणात्मक दिखाएंगे। ये बातें आप समझना। अब परिमेय संख्या क्या है, देखो बच्चों, परिमेय शब्द की उत्पत्ति अनुपात सबसे हुई है। अनुपात हमने आपको बता दिया आपको, जैसे 3:2, ये दो जो हमारे डॉट होती है अनुपात का चिन्ह होता है। 3:2 को हम लिख सकते हैं 3/2 और आ जाए मान लो 2:3, इसको लिखेंगे 2/3। यानी पहले वाली संख्या अंश होती है और नीचे बाद वाली संख्या क्या होती है, हर। तो ये ऊपर लिखेंगे, ये नीचे 3/2 हो गया, राइट। तो परिमेय शब्द की उत्पत्ति किससे होती है, अनुपात सबसे होती है। जैसे 3:2, इसको हम लिखेंगे 3/2 लिख सकते हैं। यहाँ 3 और 2 क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। क्या है ये, प्राकृत संख्याएं हैं। इसी प्रकार दो पूर्णांक P और Q हो, जहां Q का मान क्या आना चाहिए, 0, अर्थात
ये नीचे वाली संख्या, ये ऊपर वाली p का मान होती है, नीचे वाली q का मान होती है। यानी p का मतलब अंश और q का मतलब हर। तो इसी प्रकार दो पूर्णांक जब p और q हो, q का मान 0 नहीं हो, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो p व q के अनुपात क्या होता है? p अनुपात q। तो p व q के अनुपात p अनुपात q को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो p और q के अनुपात p अनुपात q है ये। इस p अनुपात q को क्या लिखा जा सकता है? p बटा q लिखा जा सकता है। ऐसा समझे? p अनुपात q है, p बटा q। a अनुपात b है तो a बटा b। c अनुपात d है बच्चों, तो उसको लिख सकते हैं c बटा d। तो क्या बताया मैंने? p अनुपात q को p बटा q लिखा जा सकता है। ये बातें समझ रहा हूं। अब ये p बटा q है, ये p बटा q ही वह रूप है जिसमें परिमेय संख्याएं व्यक्त की जा सकती है। तो ये सभी परिमेय संख्याएं जो होती है हमारे पास में, इनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां ऊपर वाली संख्या होती है p का मान और नीचे वाली संख्या होती है q का मान। मतलब अंश को p दिखाएंगे और हर को हम क्या दिखाएंगे? q दिखाएंगे। तब आपके समझ में आ गई परिमेय संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको बच्चों? क्योंकि जो भिन्न होती है वो धनात्मक होती है, कुछ भिन्न ऋणात्मक होती है, तो वही हमको आवश्यकता पड़ती है ऋणात्मक भिन्न के दर्शाने के लिए। कि भिन्न तो ऋणात्मक होती नहीं है, तो उनको क्या दर्शाएंगे हम? उनको हम दिखाएंगे परिमेय संख्या दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पे अब परिमेय संख्या की परिभाषा प्राप्त हो जाएगी। p बटा q ही वह रूप है जिसमें परिमेय संख्याएं व्यक्त की जाती है। यानी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। अब आपको समझ आएगा परिमेय संख्याएं, इसको परिभाषित किस प्रकार करेंगे? परिमेय संख्या को परिभाषा के रूप में हम किस प्रकार लिखेंगे? तो देखो, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बटा, ये बटा है, इसको हम क्या लिखते हैं? p बटा q से। ये मैंने लिखा है इसे p बटा q, इसका मतलब ये p बटा q ऐसा ही, ये p बटा q है, राइट। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p तथा q पूर्णांक है। यानी p और q का मान प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। दोनों संख्या प्लस की भी हो सकती है और दोनों संख्या माइनस की। ये दोनों संख्या प्लस की भी हो सकती है, ऐसा समझ में, और दोनों संख्या माइनस की भी हो सकती है, या एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की भी हो सकती है। अर्थात पूर्णांक क्या होता है? प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। सभी ऋणात्मक और धनात्मक और शून्य मिलकर क्या बनती है? पूर्णांक बनती है। तो वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p तथा q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ p का मान तो 0 है, लेकिन किसी में भी देखो मैंने q का मान 0 नहीं लिखा। तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा आपको याद हो गई बच्चों। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हैं और q शून्य के बराबर नहीं है, या q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 ये p का मान, ये q का मान, 3/4 माइनस के 4/5, 0/5 और 6, ये 6 भी क्या है? परिमेय संख्या है। इसको भी हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। देखो 6 को हम लिख सकते हैं 6/1, 6 में 1 का भाग देने पर 6 आता है। हम 7 को क्या लिख सकते हैं? हम 7 को लिख सकते हैं 7/1। माइनस का 9 है, इसको लिख सकते हैं माइनस का 9/1, क्योंकि माइनस 9 में 1 का भाग देने पर -9 और 7 में 1 का भाग देने पर क्या आता है? 7। आए समझ में? तो ये सभी संख्या किसका उदाहरण है बच्चों? परिमेय संख्याओं का। ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं होती है, राइट। परिमेय संख्या क्या होती है? धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक होती है। तो देखो यहाँ पे ये ऊपर वाले अंश है सभी, ये सब किसके मान है? p का मान। और नीचे वाला किसका मान है? q का। तो ये हो गया p बटा q का रूप। ये सभी p का मान है, ये सभी नीचे संख्या किसका मान है? q का। अंश को लिखते हैं p और q को लिखते हैं हर। अब ये गुण होते हैं परिमेय संख्याओं का गुण। परिमेय संख्या धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और समतुल्य परिमेय संख्या भी
होती है। इनके गुणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे बच्चों। तो आप ध्यान दीजिए, परिमेय संख्याएं जैसे धनात्मक परिमेय संख्याएं क्या होती है? इन परिमेय संख्याओं में अंश व हर दोनों का चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक होता है। या तो दोनों का चिन्ह ही ऋणात्मक होगा या दोनों का चिन्ह क्या होगा? धनात्मक। देखो अंश व हर दोनों ऋणात्मक है तो ये संख्या कैसी है? धनात्मक परिमेय संख्या है। आ जाए कि धनात्मक परिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए। तो ये आगे -3 बटा -4 या -5 बटा -7 या -11 बटा -12। देखो ये दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह माइनस है। तो जब दोनों जगह माइनस का चिन्ह अंश व हर की जगह या दोनों जगह धनात्मक चिन्ह हो तो वो क्या कहलाती है? धनात्मक परिमेय संख्याएं। जैसे -3 बटा -4 ये क्या? धनात्मक परिमेय संख्या है। ये 5 बटा 6 देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, ये भी क्या? धनात्मक परिमेय संख्या है। राइट। अब ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे बच्चों। ऋणात्मक परिमेय संख्या के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इन परिमेय संख्याओं में अंश या हर दोनों में से कोई एक ऋणात्मक होता है। देखो बच्चों, ये अंश ये हर ये अंश यहाँ ये जो हमारा अंश है माइनस में है, ऋणात्मक है, और ये हमारा क्या? हर धनात्मक। तो यहाँ अंश क्या है? ऋणात्मक, और ये हर क्या? धनात्मक। यहाँ उल्टा हो गया, यह अंश धनात्मक है और हर क्या? ऋणात्मक। तो देखो दोनों में से एक संख्या या तो अंश या हर ऋणात्मक होना चाहिए। तो देखो यहाँ दोनों में से ये अंश क्या है? ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। यहाँ दोनों में से एक संख्या देखो ये हर क्या है? ऋणात्मक। ऐसे समझ में? तो ये क्या? हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब आपको समझ में आ गया धनात्मक परिमेय संख्या किससे कहते हैं? जिसमें अंश व हर दोनों का चिन्ह समान हो, यानी ये दोनों माइनस के हो सकते हैं या दोनों प्लस के भी हो सकते हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अंश व हर दोनों में से किसी एक का चिन्ह ऋणात्मक हो, या तो अंश का चिन्ह ऋणात्मक हो या हर का चिन्ह ऋणात्मक हो। अब होता है समतुल्य परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, ये भी आप समझो। जब हम प्रश्न का अध्ययन करेंगे ये सारे आपके काम आएंगे बच्चों। समतुल्य, समय समान, तुल्य समान, समतुल्य परिमेय संख्याएं। तो देखो बराबर परिमेय संख्याओं को एक दूसरे के समतुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। समान, वो एक दूसरे से समान होती है। जैसे परिमेय संख्या 1/2 है। अब इन दोनों को हम समान संख्या से गुणा करेंगे। मान लो 2 से गुणा करेंगे, ये 1/2 ये 1/2। 1/2 को मैंने गुणा किससे कर दिया? ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से। तो 2 एकम 2, नीचे 2 दूनी 4। तो ये 1/2 और 2/4 क्या होगी? समतुल्य परिमेय संख्या होगी। देखो 1/2 को मैंने यहाँ 2 से गुणा किया, 1/2 को मैंने यहाँ 3 से गुणा किया, और 1/2 को मैंने यहाँ 4 से गुणा किया। आगे 5 से 6 से 7 से हम किसी से भी गुणा कर सकते हैं। तो 1/2 को 2 से गुणा करने पर क्या आया? ये आ गया हमारे पास 1/2 को 2 से गुणा करने पर 2/4, और 1/2 को 3 से गुणा करने पर आ गया 3/6, 1/2 को 4 से गुणा करने पर आ गया 4/8। तो ये सभी क्या है बच्चों? ये एक दूसरे के समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो आपको आगे समतुल्य परिमेय संख्या कैसे क्या करते हैं कि दी गई परिमेय संख्या को किसी समान संख्या से आप गुणा कर लो। ऊपर नीचे को 2 से गुणा कर लो, फिर ऊपर नीचे को 3 से गुणा कर लो, फिर ऊपर नीचे को 4 से 5 से 6 से गुणा कर देते हो। जितनी भी समतुल्य परिमेय संख्या आपको क्या करनी है, आप उतनी बार गुणा कर लो। यदि आपको एक समतुल्य परिमेय संख्या क्या करनी है तो आप केवल 2 से गुणा करो। 2 क्या करनी है तो फिर 3 से भी करो, और 3 क्या करनी है तो 4 से भी गुणा करो, और 4 समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो आगे 5 से भी आप गुणा कीजिए। इस प्रकार मैंने आपको सामान्य जानकारी बेसिक्स सिखाई है परिमेय संख्याओं के बारे में, और बच्चों में आशा कर सकता हूं कि आज आपको बताएगी समस्त ये सामान्य ज्ञान जो बेसिक परिमेय संख्या के बारे में सिखाया अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इसको अपनी नोटबुक में उतारना। कल मैं आपको प्रश्न 9.1 की शुरुआत कराऊंगा। धन्यवाद।